106 चुड़ैल नानी। प्रिया अजय का इशारा समझकर चुपचाप खड़ी रहती है। यशोदा प्रिया को चुपचाप देकर ताना मारते हुए बोली, हाँ वैसे भी तुम पैसे क्यों नहीं लोगो, गरीब जो ठहरे, अब तो तुम नौकरी पर भी नहीं जाती हो और यह तुम्हारा निकम्मा पति तो पहले से ही काम पर नहीं जाता है, तो तुम्हारा घर बहुत मुश्किल से चलता होगा। अगर इसमें से कुछ पैसे बचे तो तुम घर का राशन खरीद लेना। यशोदा का ताना सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, जी बिल्कुल, एटलीस्ट मेरा निकम्मा पति सिर्फ मेरा तो है, किसी जंगली सुअर की तरह इधर उधर मुंह तो नहीं मारता फिरता है। प्रिया का जवाब सुनकर यशोदा के तन बदन में आग लग जाती है। यशोदा प्रिया पर चिल्लाते हुए बोली, प्रिया अपनी जबान को लगाम दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया यशोदा के चिल्लाने का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते हुए कहा, आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता है। यशोदा प्रिया को मार देने वाली नजरों से देख रही होती है। तभी अजय प्रिया के आगे खड़ा होकर बोला, बुआ सासू जी, आपकी डरावनी निगाहों से मेरी बीवी को देखें तो मेरा होने वाला बच्चा पर बुरा असर पड़ेगा, कहीं वह अभी से ही अपनी बुआ नानी से डर ना जाएगा। जब वह इस दुनिया में आए तो सोचो कि उसकी नानी चुड़ैल है, यह तो अच्छी बात नहीं होगी। अजय की बात सुनकर डाइनिंग एरिया में बैठी टीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रिया भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया और हंसने लगी। अजय आगे आकर टेबल पर रखे कार्ड और पैसे को लेते हुए बोला, ठीक है दादी सासू जी, अच्छे कपड़े जरूर खरीदे गए और आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अजय को पैसे लेता देखकर प्रिया गुस्से से घूर कर देखती है। यशोदा और कुंती दोनों गुस्से में लाल होकर दोनों को घूरते हुए घर से निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलकर यशोदा गुस्सा होकर कुंती जी को देखकर बोली, इसकी और उसकी माँ की सारी अकड़ पार्टी में नहीं तोड़ा और इस अजय को ना मैंने उसकी औकात दिखाई तो मेरा नाम यशोदा नहीं। यह बोलकर वह गुस्से में गाड़ी में बैठकर बोलो निकल जाते हैं। वही प्रिया गुस्से में हाथ बंधे अजय को देख रही होती है। प्रिया अजय पर गुस्सा करने वाली होती है, तभी टीना डाइनिंग एरिया से आकर अजय के हाथ से पैसा लेकर गिनने लगती हो। गिनने के बाद टीना मुंह बनाते हुए बोली, कंजूस कहीं की, सिर्फ 1000 दिया और बात तो ऐसी कर रही थी कि 50 लाख देकर गई है। टीना यशोदा की नकल उतारते हुए बोले, अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदना। टीना की नकल देखकर प्रिया को हंसी आता है और वह हंसते हुए बोली, तुम दोनों जीजा साली का कुछ नहीं हो सकता है। प्रिया अजय को देखकर बोली, तुमने यह पैसे क्यों लिए? क्या हमें उनके पैसों की जरूरत है जो तुमने उनसे पैसे ले लिए? प्रिया की बात सुनकर अजय उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, हमें उनके पैसे की बहुत जरूरत है। अभी बुआ सासू माँ और दादी सासू बोल कर गए कि हमें बेस्ट से बेस्ट कपड़ा बनवाना चाहिए। अगर हम ऐसा वैसा कपड़ा खरीदेंगे और उनकी पार्टी में जाएंगे तो हमें सदा होली में देखकर कहीं उन्हें एम्बारासमेंट फील ना हो, इसलिए हमें अच्छे से अच्छे कपड़े बनवाना चाहिए। अजय की बात सुनकर प्रिया बोली, अजय तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजय स्माइल करते हुए प्रिया के गले में हाथ डालकर कहा, तुम्हें कुछ समझने की भी जरूरत नहीं है, बस तुम अब आराम करो। पिछले 20 मिनट से तुम खड़ी हो, तुम थक गई होगी, चलो आराम करो और अभी दवाई लेने की बात। अजय की बात सुनकर प्रिया समझ गए कि अजय पार्टी में कुछ ऐसा करने वाला है जिसे शर्मा फैमिली के सारे मेंबर परमानेंटली डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए प्रिया जैसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है और आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। अजय प्रिया को कमरे में भेजकर सविता जी के लिए नाश्ता लेकर उनके कमरे में जाता है। सविता जी परेशान होकर कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही होती है। अजय सविता जी को देखकर पूछा, क्या हुआ सासू माँ, इतनी परेशान क्यों हो? अजय को देखते ही सविता जी उसका हाथ पकड़कर बोली, अजय तुम एक बार केंद्र में फोन लगाओ ना, कितने दिन से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर ना तो कोई फोन उठा रहा है और ना ही तुम्हारे ससुर मुझे फोन कर रहे हैं। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। 10-15 दिन से नहीं राकेश जी ने फोन किया और ना ही मेरा फोन उठा रहे हैं। अजय सविता जी को समझा देते हुए बोला, डोंट वरी सासुमा, मैंने फोन करके खबर ले लिए, वहाँ पर सब अच्छा चल रहा है और ससुर जी भी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, बहुत जल्दी वह ठीक हो जाएंगे। सविता जी चिढ़कर बोली, मैं यह बात जानती हूँ कि वह बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर मैं जब उनको कॉल कर रही तो वह फोन भी नहीं उठा रहे हैं और जब मैं केंद्र में कॉल कर रही हूँ तो वहाँ का कोई भी राकेश जी से बात नहीं कर रहा है।
अजय सविता जी की बेचैनी समझ सकता था। अजय ने सविता जी के सामने ही केंद्र के में डॉक्टर को फोन लगाया। 2 ही रिंग में डॉक्टर ने उसे फोन उठाकर अजय को ग्रीट किया। अजय बहुत ही शांत भाव में गुरु डॉक्टर से पूछा, राकेश शर्मा की कंडीशन अभी कैसी है? दूसरी तरफ से डॉक्टर ने जवाब दिया, राकेश शर्मा भी बिल्कुल ठीक है, अभी फिलहाल उनका एक्सरसाइज सेक्शन चालू है। वह बहुत अच्छी तरह से हमें कॉर्पोरेट करें, जिससे उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सभी सविता जी अजय के हाथ से फोन रहे देखा। डॉक्टर को बोली, मुझे राकेश जी से बात करनी है, प्लीज मुझे उनसे बात कर दीजिए। डॉ माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैम, हम अभी आपके मिस्टर राकेश से बात नहीं कर सकते क्योंकि वह अभी एक्सरसाइज में बिजी है, पर डोंट वरी, जैसे ही उनके एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा हम आपसे उनकी बात कर देंगे। डॉक्टर की बात सुनकर सविता जी गुस्से में बोली, यह बात तुम लोगों ने गए मर्तबा भी बोली थी, पर उसके बाद तुम लोगों ने राकेश जी से बात नहीं कराया। सविता जी की बात सुनकर डॉक्टर ने बोला, आई नो मैं, हमसे कई बार गलती हो गई क्योंकि उसे वक्त राकेश जी बहुत ज्यादा थक चुके थे और वह किसी से भी बात करने के हालात में नहीं थे, इसलिए हमने आपसे बात नहीं करवाई, पर डोंट वरी, आज जैसे ही मिस्टर शर्मा की एक्सरसाइज सेक्शन फिनिश होते ही हम आपसे उनकी बात कर देंगे। अजय सविता जी से फोन लेकर थैंक यू डॉक्टर बोलकर फोन रख देता है। सविता जी अजय को देखते हैं, पर उसे अभी भी डॉक्टर की बातों पर भरोसा नहीं है। वह अजय को देखकर बोली, अजय मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे डॉक्टर की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या हम लोग वहां जाकर एक बार मिल सकते हैं? यह सुनकर अजय स्माइल करके बोला, डोंट वरी सासू माँ, अगर आज उन्होंने ससुर जी से बात नहीं करवाया तो अपने कल सुबह ही केंद्र के लिए निकल जाएंगे। अजय की बात सुनकर सविता जी को राहत की रोटी है। अजय सविता जी को बोल, चलिए जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, अगर आप भी इस तरह हेल्थ खराब करोगे तो फिर ससुर जी को अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर सविता जी नाश्ता करने लगती है। सविता जी के नाश्ता करने के बाद अजय प्लेट लेकर कमरे से निकलता है तो उसके फेस पर एक अलग सा एक्सप्रेशन इमोशन होता है। दूसरी तरफ मुंबई कामिनी मन में विवान को सही होती है क्योंकि उसके वजह से मंदिर जाने में लेट हो गया और मुहूर्त भी चला गया। जब वह लोग मंदिर पहुँचे तो पंडित जी ने दूसरे दिन का मुहूर्त दिया। दोनों दर्शन करने के बाद मुंबई दर्शन के लिए निकल जाते हैं। कामिनी मुंह फुलाकर कार के विंडो से चुपचाप मुंबई के देख रही होती है। विवान कामिनी का फुला मुंह देखकर स्माइल करके कामिनी को खींचकर अपनी छाती से लगा रखे। कामिनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर उसे बिल्कुल भी नहीं कामयाब होने नहीं देता है। विवान कामिनी के कमर में हाथ डालकर उसके गर्दन पर सर रखकर बोला, अभी भी गुस्सा हो? कामिनी मुंह फुलाकर बोली, आपके वजह से हम लेट हो गए और आज पूजा नहीं कर पाए। माँ मेरे बारे में क्या सोच गई? उन्होंने एक काम दिया वह भी मैं नहीं कर पाई, शुरू में ही मैं अच्छी बहू नहीं बन पाए। कामिनी की बात सुनकर विवान कुछ जवाब नहीं देता है पर गर्दन पर किस करते हुए बोला, यह तो गलत बात हुई। बीबी उस वक्त आप भी बहुत एंजॉय कर रही थी और सारा दोष मुझे दे रही हो। यह सुनते ही कामिनी का फेस टमाटर की तरह लाल हो जाता है। कामिनी विवान के मुंह पर हाथ रखकर बोली, आप क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातें सुन रहे हैं। विवान जवाब देने वाला होता है कि तभी अचानक एक गोली आकर कार के मिरर पर आकर लगती है। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से गोली कांच में अटक जाती है। अचानक फायरिंग की आवाज आने लगती है। शोरा बॉडीगार्ड तुरंत अपने सराउंडिंग को अलर्ट करते हुए गन निकाल लेता है।